नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ उत्सर्जन का ये वीडियो। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। आपका लाइक ही हमें मोटिवेट करता है वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिए। स्टार्ट करते हैं अब हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं उत्सर्जन तंत्र क्या है। उत्सर्जन तंत्र एक्सक्रीटरी सिस्टम जिसको कहते हैं। देखिए, हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों की अधिक मात्रा को शरीर से निष्कासित मतलब निकालने की जैविक प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। क्या कहलाती है? उत्सर्जन। जो जैसे कि जब पोषण हो जाता है तो कोशिकाओं से बहुत सारे हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ भी निकलते हैं, जैसे CO2 और भी बहुत सारे चीजें। तो उसको जो है निकालने की पूरी प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है? उत्सर्जन तंत्र कहलाती है। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। मनुष्य के उत्सर्जी अंग, मेनली हम लोग को पढ़ना है मनुष्यों के बारे में। तो मनुष्य के उत्सर्जी अंग कौन कौन से हैं जहां से उत्सर्जन होता है? देखिए, इसमें है त्वचा। त्वचा है ना, तो त्वचा से भी उत्सर्जन होता है। कैसे होता है? मनुष्य के त्वचा में श्वेत ग्रंथि पाई जाती है। क्या? श्वेत ग्रंथि मतलब पसीना निकालने वाला, और उससे हल्का ऑयल भी निकलता है। आपने देखा होगा आपका फेस ऑयली हो जाता है जिससे पसीना निकलता है, जिसमें जल, लवण, यूरिया, एमिनो एसिड इत्यादि पदार्थ होते हैं। इससे वसीय तेल भी निकलता है। आपने देखा होगा कि हल्का सा फेस पे जो है मतलब अगर आप चेहरा धो लेते हैं उसके 3-4 घंटे के बाद फिर से हल्का ऑयल ऑयल आ जाता है, तो ये भी उसे वसीय तेल कहते हैं। वो भी निकलता है इस त्वचा से, स्किन से। और पसीना तो आप जानते ही हैं, गर्मी के दिनों में पसीना भी निकलता है जिसमें यूरिया भी होता है ना, लवण भी होता है। चलिए अब आगे चलते हैं। फेफड़ा। देखिए फ्रेंड्स, फेफड़ा एक श्वसन अंग तो है ही, साथ में एक्सक्रीटरी भी करता है। यह एक उत्सर्जन तंत्र में भी एक अंग आता है। इसमें क्या होता है, जो फेफड़ा है, मनुष्य का फेफड़ा से 18 लीटर CO2, कितना? 18 लीटर CO2 निकलता है तथा 400 ml जल का प्रतिदिन त्याग करता है। कौन? फेफड़ा। जल भी आपने देखा होगा, ठंडे के दिनों में अगर आप भाप छोड़ते हैं ना शीशा पर, तो वह जा करके हल्का पानी जैसा मतलब उस पे जम जाता है। फिर उसको आप ऐसे उंगली से हटाते हैं, है ना। तो इससे क्या होता है, फेफड़ा से CO2 तो निकलता ही है, साथ में 400 ml जल का भी प्रतिदिन त्याग होता है। आगे चलते हैं। यकृत, लीवर। देखिए लीवर क्या है? तो लीवर एक एक्सक्रीटरी सिस्टम भी है। ये पाचन में भी मदद करता है, जैसा कि मैंने पोषण चैप्टर में पढ़ाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट में बायोलॉजी का देख सकते हैं, पोषण। तो लीवर के बारे में हम लोग जानते हैं। तो प्रोटीन के पाचन से बने एमिनो अम्ल से अमोनिया बनता है। ठीक है, ये कौन बनाता है? लीवर बनाता है। क्योंकि अब देखिए, यकृत अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। जो अमोनिया है उसको बदलने का काम कौन करता है? यूरिया कर देता है। यूरिया में बदल देता है। कौन करता है ये काम? लीवर करता है ना। अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। ठीक है, क्योंकि अमोनिया को डायरेक्ट हमारा किडनी नहीं निकाल सकता है, जो रक्त के साथ वृक्क में पहुंचता है और मूत्र के साथ बाहर निकल जाता है ना। रक्त के साथ कहाँ पहुंचता है? किडनी में। और उसके बाद किडनी उसको छान करके इसको, यूरिया को, और बाहर निकाल देता है। ठीक है। आरबीसी के हीमोग्लोबिन के टूटने से बिलीरुबिन बनता है। क्या बनता है? बिलीरुबिन बनता है ना। बिलीरुबिन बनता है। आरबीसी के हीमोग्लोबिन जब टूटता है तो बिलीरुबिन बनता है। आगे चलते हैं। बड़ी आंत। देखिए बड़ी आंत भी एक प्रकार का एक्सक्रीटरी सिस्टम है। यहाँ पे अपचे भोजन छोटी आंत से आ जाता है। यहाँ पे करोड़ों अरबों की संख्या में विषाणु होते हैं, कीटाणु होते हैं। वे क्या करते हैं कि यहाँ पर ये पाचन क्रिया के दौरान बने आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम के सल्फेट को मल के द्वारा बाहर निकाल देते हैं तथा अपचे भोजन को भी ये बाहर निकालने का काम करते हैं। आगे चलते हैं। वृक्क, किडनी के बारे में। देखिए किडनी किडनी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण एक्सक्रीटरी सिस्टम में है। एक्सक्रीटरी सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? किडनी है। क्या? किडनी। देखिए यह मानव का मुख्य उत्सर्जी अंग है, जो नाइट्रोजन युक्त
विषैले पदार्थों को उत्सर्जित करता है। यह एक जोड़ा उदर गुहा में पीछे की ओर कसूरक दंड के दोनों ओर एक एक वृक्क स्थित होता है ना। कहने का मतलब है कि यह एक जोड़ा होता है, यानी कि दो की संख्या में होता है ना। यह दो के सेम के बीज के आकार का होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि जो किडनी होता है वह कैसा आकार होता है, तो ऐसा है ना, ऐसा किडनी होता है। ठीक है, ये दो की संख्या में पाई जाती है, दो, है ना, दो संख्या में पाई जाती है। और ठीक है, तो ये किडनी क्या करता है कि यह एक जोड़ा उदर गुहा में पीछे की ओर, कहने का मतलब पेट में पीछे की ओर। अगर आप सीधे पेट में अगर देखा जाए तो पीठ के बाद, मतलब पीठ से आपको ज्यादा नजदीक किडनी पड़ेगा, है ना। अगर कोई व्यक्ति है, देखिए, अगर कोई व्यक्ति है, ठीक है, यहाँ पर मैं बना लेता हूँ। देखिए, अगर कोई व्यक्ति है तो उसके अगर पेट से ना जाकर के, मतलब इधर पीठ से ज्यादा नजदीक होता है किडनी, है ना। ये कसूरक दंड है, मतलब रीढ़ की हड्डी, तो इसके बाद ही यहाँ पे होता है। और अगर यहाँ पे देखें तो छोटी आंत होता है, बड़ी आंत होता है, ये सारी ऑर्गन होते हैं पेट में। और ये पीछे की ओर क्या होता है, किडनी होता है। चलिए आगे चलते हैं। यह बीज के क्या है, यह सेम के बीज के आकार का, कैसा, सेम के बीज के आकार का होता है, के समान होता है। और इसकी लंबाई चौड़ाई की बात करें तो एक वयस्क मनुष्य में, अगर बड़े मनुष्य में देखें तो 10 सेंटीमीटर लंबा होता है, 5 से 6 सेंटीमीटर चौड़ा होता है, 2.5 से 4 सेंटीमीटर मोटा होता है ना। और वृक्क के चारों तरफ, यानी किडनी के चारों तरफ पेरिटोनियम की झिल्ली पाई जाती है। कैसा, पेरिटोनियम की झिल्ली। फ्रेंड्स, अगर आप इस नोट्स को अगर कॉपी में उतारना चाहें तो वो भी उतार सकते हैं, नहीं तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, आप कमेंट करें। चलिए आगे यहाँ पे हम देखते हैं किडनी के बारे में। देखिए, किडनी मानव वृक्क की आंतरिक संरचना है, किडनी का संरचना है ना। तो देखिए, ये होता है ऊपर वाला, क्या हमने बोला, ऊपर वाला जो झिल्ली होता है उसको पेरिटोनियम की झिल्ली कहते हैं। क्या, पेरिटोनियम की झिल्ली। ये देखिए, ये पूरा किडनी का संरचना है, ठीक है। ये किडनी का काट का भाग है ना। सबसे पहले देखते हैं, ये वृक्क कैप्सूल कहलाता है। क्या कहलाता है, वृक्क कैप्सूल। मेन चीज मैं आपको बता देता हूँ, ये कॉर्टेक्स कहलाता है। ये वाला जो है कॉर्टेक्स, ये वाला मेडुला, है ना। और ये सारी चीजें उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये कॉर्टेक्स मेडुला आप याद रखिए। ये वाला कॉर्टेक्स, और ये जो पिरामिड टाइप का दिख रहा है ये मेडुला होता है। और ये वृक्क शिरा है, और ये वृक्क धमनी है, ठीक है। ये मूत्रवाहिनी, ये यहाँ से मूत्र कलेक्ट हो करके और मूत्राशय में चला जाता है ना। ये नेफ्रॉन, इसके अंदर ढेर सारी नेफ्रॉन कोशिकाएं पाई जाती हैं। आपसे पूछेगा किडनी की रचनात्मक इकाई क्या कहलाती है, क्रियात्मक इकाई, तो ये नेफ्रॉन कहलाती है ना। ये 10 लाख से भी ज्यादा एक किडनी में पाया जाता है नेफ्रॉन, जो कि क्या करता है, खून से अपशिष्ट पदार्थों को निकालकर मूत्र मार्ग के द्वारा मूत्राशय में भेजने का काम करता है। चलिए आगे चलते हैं। नेफ्रॉन, अब हम लोग देखेंगे नेफ्रॉन के बारे में। तो वृक्क की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। ये नेफ्रॉन कोशिका है, क्या है, सेल है, एक प्रकार का कोशिका है। और प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 से 12 लाख सूक्ष्म एवं कुंडलित नलिका के रूप में नेफ्रॉन पाए जाते हैं। किडनी का अध्ययन नेफ्रोलॉजी कहलाता है ना। अगर आप किडनी का अध्ययन करते हैं तो क्या कहलाएगा, नेफ्रोलॉजी। यहाँ पे हम देखते हैं एक नेफ्रॉन की संरचना। ऐसे तो किडनी में 10 लाख से ज्यादा नेफ्रॉन पाए जाते हैं, लेकिन अगर हम लोग एक नेफ्रॉन के बारे में जान लेते हैं तो बाकी सभी के बारे में हम लोग समझ लेंगे, है ना। सभी का मतलब स्ट्रक्चर एक ही जैसा होता है। चलिए यहाँ पे देखते हैं। देखिए, इसको केशिका गुच्छ कहा जाता है। और ये बोमेन कैप्सूल है, ये वाला, है ना। और ये समीपस्थ कुंडलित नलिका पीसीटी कहलाता है। ये दूरस्थ कुंडलित नलिका डीसीटी कहलाता है। ये वृक्क धमनी हो गया, ये वृक्क शिरा हो गया, ये संग्राहक नलिका हो गया। मूत्र यहाँ से ऐसे ब्लड आता है, इसमें से भी कुछ छान लिया जाता है, यहाँ से भी जाता है, और छान करके यहाँ से होते हुए जो है ये ब्लड ये आगे चला जाता है, और यहाँ से मूत्र जो है यह होते हुए मूत्राशय में चला जाता है। चलिए, नेफ्रॉन के कार्य क्या है, नेफ्रॉन क्या क्या कार्य करता है उसको समझते हैं। तो नेफ्रॉन का काम है फिल्टरेशन, ग्लोमेरुलस में खून छाना जाता है, रीअब्जॉर्प्शन, जरूरी पदार्थ खून में वापस आ जाते हैं,
है ना, जैसे ग्लूकोज, ये सब वापस चले जाएंगे। सेक्रेशन, अतिरिक्त और हानिकारक पदार्थ मूत्र में डाल दिए जाते हैं। ये सारी काम होता है नेफ्रॉन का। अब देखते हैं केशिका गुच्छ, ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस क्या है, देखिए यहाँ पे है ग्लोमेरुलस, ये वाला है ग्लोमेरुलस, है ना, केशिका गुच्छ जिसको कहते हैं। चलिए केशिका गुच्छ के बारे में हम लोग जानते हैं। तो नेफ्रॉन के बोमेन संपुट वाले भाग में अभिवाही तथा अपवाही, क्या, देखिए केशिका गुच्छ नेफ्रॉन के बोमन संपुट वाले भाग में अभिवाही तथा अपवाही, क्या, अपवाही धमनिका मिलकर एक जालनुमा संरचना बनाती है, जिसे केशिका गुच्छ कहते हैं। क्या कहते हैं, केशिका गुच्छ कहते हैं। समझ में आ गया। चलिए नेफ्रॉन में सबसे पहले रक्त केशिका द्वारा ही छाना जाता है। कहाँ छाना जाता है, केशिका द्वारा ही। आप देख सकते हैं कि सबसे पहले रक्त यही केशिका द्वारा यहीं पर छाना जाएगा। आगे चलते हैं। बोमन संपुट, बोमन्स कैप्सूल, आपने देखा कि जो ऐसा स्ट्रक्चर था ना, ऐसा ऐसा, ये ऐसा, तो इसी को बोमन संपुट कहते हैं। यह बोमन संपुट नेफ्रॉन में प्यालेनुमा संरचना होती है, प्याले जैसा है, होती है, जो कि चपटी कोशिकाओं के द्वारा बनी होती है। और केशिका गुच्छ में छाना हुआ पदार्थ बोमन संपुट में क्या हो जाता है, जमा हो जाता है ना, बोमन संपुट में जमा हो जाता है। आगे चलते हैं। समीपस्थ संवलित नलिका, पीसीटी, चलिए इसको भी देखते हैं। पीसीटी को देखिए, यहाँ पे है पीसीटी, समीपस्थ कुंडलित नलिका। ये बोमेन कैप्सूल मैंने आपको बताया था, यहाँ से ब्लड होता हुआ यहाँ आता है। अब यहाँ पे क्या होता है, चलिए समझते हैं। देखिए समीपस्थ कुंडलित नलिका, पीसीटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझेंगे। देखिए बोमेन संपुट का आगे की ओर विस्तारित भाग, जो कि एक घुमावदार नलिका के रूप में होता है, समीपस्थ संवलित नलिका कहते हैं, है ना। इसको क्या कहलाती है, समीपस्थ संवलित नलिका, यानी कि पीसीटी कहलाती है। इसको यहाँ पे देखेंगे, इसका कार्य क्या है ना। देखिए यहाँ पर समीपस्थ नली हो गया। यहाँ पर 70 से 80% जल, खनिज एवं बाइकार्बोनेट का अवशोषण किया जाता है। कितना, 70 से 80%, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह हाइड्रोजन आयन का स्रावन करती है, जिसका कारण मूत्र की प्रकृति अम्लीय होती है। यह मूत्र के पीएच मान को भी नियंत्रित करने का काम करता है। कौन, संवलित नलिका, है ना। समीपस्थ संवलित नलिका भी जिसको हम कहते हैं, समीपस्थ संवलित नलिका, याद रखिएगा, 70 से 80% जल, खनिज, बाइकार्बोनेट का अवशोषण, साथ में हाइड्रोजन आयन का स्रावन करती है, जिससे पीएच का मान नियंत्रित होता है। आगे चलते हैं। हेनले का लूप, हेनले का लूप क्या है दोस्तों, चलिए यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले नेफ्रॉन में हेनले का लूप, देखिए ये जो है यहाँ से यहाँ तक, ये जो आपको दिख रहा है, ये हेनले का लूप कहलाता है। ये ऐसे गया है न, है ना, ये ऐसे, ये हेनले का लूप कहलाता है। और ये हेनले का लूप क्या करता है, आइए समझते हैं। देखिए हेनले का लूप नेफ्रॉन में यू आकार की संरचना हेनले का लूप कहलाती है। हेनले का लूप लगभग 5% तक जल एवं सोडियम क्लोराइड का अवशोषण करता है। क्या, सोडियम क्लोराइड का अवशोषण करता है। चलिए दूरस्थ संवलित नलिका, डीसीटी, पहले हम लोग इसको, इन दोनों को पढ़ लेते हैं, फिर फिगर में देख लेंगे, है ना। चलिए दूरस्थ संवलित नलिका, डीसीटी, नेफ्रॉन का अंतिम भाग जो संग्राहक नलिका से जुड़ा होता है, यह लगभग 20% तक H2O, NaCl, HCO3 का अवशोषण का कार्य पूर्ण करता है। यह क्या कहलाता है, दूरस्थ संवलित नलिका, DCT, है ना। यह क्या करता है, देख लीजिए, 20% तक जल, सोडियम क्लोराइड, HCO3 का अवशोषण का कार्य पूरा करता है। अब देखते हैं संग्राहक नलिका, क्या, संग्राहक नलिका, देखिए कलेक्टिंग डक्ट, यह अंत में मूत्रवाहिनी से जुड़ा होता है। रक्त में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थ को मूत्र के रूप में निकालने में मदद करता है। चलिए इन दोनों को देखते हैं फिगर में, नेफ्रॉन कोशिकाओं में। देखिए दूरस्थ कुंडलित नलिका, यहाँ पे हमने देखा ये वाला था, है ना, इसके बारे में हमने पढ़ा। और फिर हमने पढ़ा यहाँ से जब आ जाता है, तो यहाँ मूत्र ऐसे ऐसे करके मूत्राशय में जमा होता है। मूत्र
मूत्र मार्ग में जाता है, वहां से मूत्राशय में जमा होता है। और ये जो चीजें हैं, ये कोशिका जो है ये 10 से 12 लाख की संख्या में पाई जाती है। और ये जो है किडनी के अंदर पाई जाती है, दोनों किडनी के अंदर। चलिए आगे चलते हैं। ये सारी चीजें हो गई मूत्रवाहिनी। अब आते हैं यूरेटर्स। यूरेटर्स में हम लोग आते हैं। देखिए यूरेटर्स, इसकी लंबाई 25 से 30 सेंटीमीटर होती है। एक वयस्क मनुष्य के अंदर यह 25 से 30 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसका कार्य वृक्क से मूत्राशय तक पहुंचाना है। मूत्रवाहिनी जैसा कि नाम है, आप समझ सकते हैं। देखिए ये मूत्रवाहिनी है, ये मूत्रवाहिनी है, ये वाला। ये क्या करता है कि मूत्राशय तक मूत्र को लेके आता है। अब मूत्राशय क्या है? यह अस्थायी रूप से मूत्र का संग्रह करता है। यह एक ब्लैडर होता है जो क्या करता है, मूत्र को संग्रहित करता है अस्थायी रूप में। यह पक्षियों में अनुपस्थित होता है। आपने देखा होगा जो जब पक्षी करते हैं वह मल और मूत्र दोनों का एक साथ त्याग करते हैं, है ना। तो इनके अंदर जो है, और वे रोक के नहीं रखते, उनके अंदर जमा करने का जो है ये ब्लैडर नहीं होता है। इसलिए कभी कभी पक्षी उड़ते उड़ते भी किसी जो है छोड़िए, चलिए आगे। मूत्राशय 300 ml मूत्र स्टोर कर सकता है। चलिए ये अच्छे से हम लोग देखेंगे। ये किडनी है ना, देख सकते हैं आप। और ये मूत्रवाहिनी यूरेटर्स जो कि मूत्राशय तक लेकर के जाता है। ये मूत्राशय जो कि जमा रखता है मूत्र को। और ये मूत्र मार्ग है यूरेथ्रा, इससे मूत्र बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है। अब मूत्र के देखते हैं, मूत्र के बारे में। देखिए मूत्र में 95% तक जल, 2.7% तक यूरिया, 2% खनिज लवण, 0.3% यूरिक एसिड होता है। इसका पीएच मान 6 होता है ना। चलिए मूत्र का पीला रंग, मूत्र हल्का पीला रंग का होता है, यूरोक्रोम के कारण होता है। मूत्र में गंध, मूत्र जो है उसमें जो गंध होती है यूरोनोड के कारण होती है, यूरिनोड। और वृक्क में पथरी कैल्शियम ऑक्सीलेट की बनी होती है। आपने सुना होगा किसी के किडनी में पथरी हो गया है, तो ये पथरी क्यों होती है? कैल्शियम ऑक्सीलेट के कारण। क्यों? कैल्शियम ऑक्सीलेट के कारण हो जाती है। चलिए आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि जब भी जो है जो किडनी में पथरी होती है, तो वो क्या होता है कि उसको ऑपरेशन के लिए, यहाँ पे जैसे पथरी अंदर में है तो मूत्र मार्ग से ही एक गाइड वायर के साथ ऐसे भेजा जाता है और इसको तोड़ करके मूत्र मार्ग से ही बाहर निकाल लिया जाता है ना। चलिए आगे डायलिसिस प्रक्रिया। देखिए कभी कभी क्या होता है, किडनी काम करना बंद कर देता है ना। जब वृक्क ठीक से कार्य करना बंद कर देता है तब रक्त से अपशिष्ट उत्पादों और अतिरिक्त तरल पदार्थों को निकालने के लिए डायलिसिस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। यह मशीन के द्वारा रक्त को शुद्ध करता है। आपने देखा होगा, सुना होगा कभी कि किसी का किडनी खराब हो गया है। आपने सुना होगा किसी का किडनी खराब हो गया है तो उसको, तो आपने सुना होगा कि किसी का किडनी खराब हो जाता है तो उसका रक्त जो है एक सिरे से निकाल लिया जाता है और दूसरी जगह से उसको चढ़ाया जाता है रक्त, है ना। और ये रक्त को शुद्ध करके उसके शरीर में पुनः वापस भेज दिया जाता है। ठीक है, तो यही होती है डायलिसिस प्रक्रिया जब किडनी खराब हो जाए तो ये काम आता है। आगे पादप में उत्सर्जन हम लोग देखते हैं। पादपों में, पेड़ पौधों में भी उत्सर्जन होता है। पौधे श्वसन क्रिया के दौरान CO2 छोड़ते हैं तथा प्रकाश संश्लेषण के दौरान O2 उत्सर्जित करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। पत्तियों के गिरने, छाल के बिलगाव से भी उत्सर्जित पदार्थ का निष्कासन होता है। जब उनमें पत्ती सूख जाती है तो वो भी एक उत्सर्जित पदार्थ बन जाता है, वो भी टूट के नीचे गिर जाता है तो ये भी उत्सर्जित पदार्थ ही कहलाएगा। आगे चलते हैं। देखिए टैनिन, सॉरी, टैनिन, रेजिन, गोंद भी उत्सर्जित पदार्थ हैं। कुछ पौधों में दूधिया तरल के रूप में गाढ़ा पदार्थ भी उत्सर्जित पदार्थ होते हैं। जलीय पौधे जल में उत्सर्जित पदार्थ का त्याग कर देते हैं। इस तरह से आपका उत्सर्जन का चैप्टर खत्म हो गया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए, और वीडियो कैसा लगा कमेंट भी कीजिए। आपका जो है, आपका कमेंट जो है ये हम लोगों को मोटिवेट करता है, लाइक मोटिवेट करता है। तो और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। चलिए धन्यवाद।